लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? टेल मी, क्या पढ़े थे हम? थेरी। हाँ, क्या पढ़े थे? प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े थे क्लास में? यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़े थे? यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि जो नेचुरली हमारी लाइफ का इवोल्यूशन हुआ था, उसी के बेसिस पर उन्होंने क्या कर लिया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था यूरीज एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। जो क्राइटेरिया हमारे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में जो इन्वेंशन हुआ था, जैसे ही उन्होंने सेम सिचुएशन या सेम फंडा अपने एक्सपेरिमेंट में लगा दिया था। हमने देखा था कि जैसे वहां पर सबसे पहले कुछ तो ऐसा हॉट टेम्परेचर, यानी कि उन्होंने वाटर को बॉइल किया, वाटर से क्या हो गए हमारे ड्रॉपलेट्स, यानी कि इवापोरेशन होकर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए, जो कहाँ से चले गए, क्योंकि हमने देखा था इन एटमॉस्फेयर में, जो हमारा प्रीवियस एटमॉस्फेयर था, वहां पर कुछ गैसेस थी जो लाइटर वेट थी, जहां से क्लाउड बन गए थे। वैसा सेम सिचुएशन उन्होंने देखा। तो फाइनली जब कंक्लूजन हुआ, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ पर प्रेजेंट दिखे हमको? वाटर में। जो लास्ट में हमने एक स्टेप देखी थी, वहां पर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वहां थे, जैसे हमने देखा था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि अमीनो एसिड्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो सेम सिचुएशन जो इन नेचर में हुई थी हमारे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए, जहां पर हमने देखे थे कुछ सेल्स, यानी कि प्रोटोबायंट्स देखा था हमने, जो फर्स्ट सेल बोलते थे हम उसको। तो जो सेल में जो भी चीजें प्रेजेंट थी, वही सब मॉलिक्यूल्स हमको कहाँ पर देखने को मिले? उस यूरियन एक्सपेरिमेंट में देखने को मिले, मिलर्स एक्सपेरिमेंट में। तो जो उन्होंने यानी कि सबूत दिया, क्या दिया? पक्का सबूत दिया कि हाँ, हमारी जो लाइफ इवॉल्व हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वाटर में हुई थी या लैंड में हुई थी या कहाँ पर हुई थी? फिर वाटर। कहाँ पर हुई थी? वाटर में हुई थी, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट जब वो कोसरवेट्स पहले तो नॉन लिविंग लाइफ बिहेव कर रहा था, वाटर का हिट कर रहा था, तब उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2 सेल में वो डॉटर सेल में बन गया। तब वो वाटर को लविंग कर रहा था। क्या कर रहा था? वाटर को लविंग, एंड वाटर को वाटर के प्रेम में पड़ गया था, यानी कि लव में पड़ गया था। तो वो वाटर को लव कर रहा था, तो उससे ही क्या हुई? हमारी लाइफ इवॉल्व हुई, ऐसे माना जाता है। तो सेम सिचुएशन ओरियन एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली हमको, क्योंकि जो सिचुएशन नेचर में थी, जो सेल्स थे, जो अमीनो एसिड्स थे, जो हमारे बॉडी के लिए क्या थे? इसेंशियल थे, वही सब इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स हमको कहा देखने को मिले? उस ड्रॉपलेट्स में देखने को मिले। तो फाइनलाइज हुआ कि सेम सेम नेचर में जैसे सेम सिचुएशन देखने को मिली, फर्स्ट सेल हमको देखने को मिला, वही सभी ऑर्गेनिज्म हमको कहाँ पर देखने को मिले? उस एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने क्या दिया? एक एविडेंस दिया। क्या दिया? एक एविडेंस दिया। तो आज जो हमको पढ़ना है वो आफ्टर आफ्टर एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या होता है? सबूत। जब यूरी एंड मिलर्स ने क्या दिया? सबूत दिया, एविडेंस दिया कि हाँ, हमारी लाइफ कहाँ से आई है? वाटर से ही आई है। कहाँ से आई है? वाटर से ही आई है। तो इसी के प्रेजेंस में हमको आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। क्या पढ़ना है? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो वो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले आप मुझे बता, कल हमने जो यूरियन जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो पूरा 1 वीक तक चला था, और आपको समझ में आ गया था मिलर्स एक्सपेरिमेंट सभी को? हाँ सर। अच्छे से समझ में आ गया था? तो देखो, जब यूरी एंड मिलर्स ने क्या दिया? एविडेंस दिया, यानी कि सबूत दिया। तो अब अगर सेल बन गया है, अगर उनको मल्टीपल यानी कि मल्टी सेलुलर में अगर कन्वर्शन करना है, अगर पता है हमको सिंगल सेल बन गया तो उसको फर्स्ट सेल या प्रोटोबायंट्स बोला था हमने। अभी क्या करना है? अगर कोई भी अगर बॉडी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये तो हमको पता है। अगर कोई भी चीज हमको अगर आंखों से देखना है, हम अभी क्या है? मल्टी सेलुलर है। वो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जो मल्टी सेलुलर है। अगर उसको कन्वर्शन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? खुद को रेप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा ना, उसका करना पड़ेगा। हमने देखा है सेल डिवाइड्स होते हैं, तब जाके वो मल्टी सेलुलर बनता है ना? हाँ सर। बनते हैं।
सेल्स डिवाइड होते हैं तब जाके वो मल्टीसेलुलर बनते हैं। अगर सिंगल सेल हो तो क्या है, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो देखो, इसमें मैंने आपको कुछ एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन किया है, तो उसको समझने की कोशिश करें। तो देखो, सबसे पहले ऐसे माना जाता है, आफ्टर एविडेंस ऑफ यूरियन मिलर्स, जो उन्होंने सबूत दिया था, तो तब ऐसे माना जाता था कि देखो, अगर हमारे जिंदगी से अगर कोई भी रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो उतल फुतल होती है या क्यों कुछ म्यूटेशंस वगैरह होते हैं, वो कौन कॉज करता है रे? कौन सा ऐसा हमारा बायोमोलिक्यूल से या ऐसा कौन सा हमारा न्यूक्लिक एसिड है जो सभी को कंट्रोल में करके रखता है? बोलो, बोलो ना रे। ऐसा हमारा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस को क्या कर लेता है और रेगुलेट करता है? बोलो, क्वेश्चन समझे क्या मेरा? और एक बार बताओ सर। हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है या बायोमोलिक्यूल्स है या क्या बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है कि जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट्स करता है? कौन करता है? हमारे न्यूक्लिक एसिड कौन से है पहले ये तो बताओ पहले। अभी तक आपका न्यूक्लिक एसिड क्लियर नहीं है। DNA कौन है? and RNA. DNA कौन है हमारे? आरएनए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इस डीएनए एंड आरएनए में से ऐसा कौन सा, इन दोनों में से ऐसा कौन है कि जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है? DNA कौन करता है? डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए करता है। क्यों बे? इजी तो है क्या? इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता नहीं है बे? इतने बार हमने इतने चैप्टर देख भी लिए हैं। तो कौन हमारे बॉडी के जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो कौन हमारे बॉडी में रेगुलेशंस लाता है? तो डीएनए ही कॉज करता है। कौन DNA। कॉज करता है? डीएनए कॉज करता है। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। तो देखो, अब हमारी कौन सी बॉडी है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी के अंदर भरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? फर्स्ट सेल। जो फर्स्ट सेल था वो इतना एडवांस नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, यानी कि सिंपल था। कैसे था वो? सिंपल सिंपल था। तो जब वो सिंपल था तो ऐसे माना जाता है कि अगर हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो हमारे इसमें कौन रेगुलेट कर रहा है सभी फंक्शन को? तो डीएनए कर रहा है। तो ऐसे माना जाता है जो हमारा सिंपल जो सेल था, तो उसको रेगुलेशन या उसके जो भी कैरेक्टर्स या कुछ भी फंक्शंस करने का काम कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहा था? नथिंग बट कौन है? आरएनए। कौन है? आरएनए है। ऐसे माना जाता है कि जो भी चीजें हो रही थी उस सेल के अंदर, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा था? आरएनए कर रहा था। कौन कर रहा था? आरएनए कर रहा था। तो इसीलिए इस आरएनए को माना जाता है वर्ल्ड हाइपोथेसिस। वर्ल्ड सबसे पहला जो हमारा सेल बना था, तो उस सेल के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी कैरेक्टर्स, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, रेगुलेशन करने का काम कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? नथिंग बट आरएनए कर रहे थे। कौन कर रहे थे? आरएनए। अगर मान लो जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है या 2 से 3 उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वही अगर यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो पूरा सेल ऑर्गेनल पूरा भरा हुआ होता है। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसमें हमारा डीएनए जो कॉइल होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, सब ये चीजें होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में उतनी चीजें होती नहीं, उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और 2 से 3 लाइसोसोम वगैरह से ब्रेक डाउन के लिए और साइटोप्लाज्म में से कुछ बेसिक चीजें होती है। तो सेम सिचुएशन अगर हम मान लेते हैं, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर देखो, आपको देख रहा होगा इस डायग्राम, इसके अंदर देख रहा होगा आप इस डायग्राम में, हमने देखा था जब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब फॉर्मेशन हुए थे इन वाटर में, वो कॉम्प्लेक्स भी बन गए थे, वो कॉम्प्लेक्स भी बन गए थे। तो देखो, इसको समझने की कोशिश क्या करते हैं। तो इन आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में माना जाता है सबसे पहले जो हमारा सेल बना था, जो भी रेगुलेशन करने का काम कौन कर रहा था? तो आरएनए का। क्या कर रहा था? आरएनए कर रहा था। तो देखो, आरएनए फ्रॉम्स कोई भी, अगर आरएनए तो सिंगल स्टैंड में ही होगा। आरएनए फ्रॉम्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। क्या होगा? इनऑर्गेनिक सोर्स, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक सोर्स मींस क्या होगा? मॉलिक्यूल बना रहा था। तो कौन से मॉलिक्यूल बना रहा था? एक तो देखो, यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा,
एक तो क्या कर रहा था, सेल्फ को रेप्लिकेट कर रहा था। हमने रेप्लिकेशन किस में देखा है रे अभी? रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है? DNA. सेंट्रल डॉग DNA में डीएनए में होता है। किसमें रेप्लिकेशन देखा है हमने? डीएनए में होता DNA है। कि अभी हमारी बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स बॉडी में हमारा डीएनए क्या है? रिस्पॉन्सिबल। क्या है? डीएनए ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन जब फर्स्ट सेल बना था तो उस टाइम में डीएनए का फंडा ही नहीं था। इस डीएनए का फंडा ही नहीं था। तो इस डीएनए का जो वर्क जो हमारे बॉडी में होता है तो वो वर्क कौन कर रहा था? तो आरएनए कर रहा था। कौन कर रहा था? आरएनए वर्क कर रहा था। तो देखो रेप्लिकेशन हमारा डीएनए में होता है तो उस टाइम ये आरएनए क्या हो जाता था? सेल्फ रेप्लिकेटेड हो जाता था। क्या हो जाता था? सेल्फ रेप्लिकेटेड हो जाता था। तो इसीलिए उस आरएनए को बोलते हैं राइबोजाइम्स। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स बोलते हैं। राइबो राइबो मींस क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि हमको पता है आरएनए में क्या होता है? हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोजाइम्स। तो यही जो हमारा आरएनए था वही किसी रिएक्शन को, हमको पता है हमने एंजाइम्स पढ़े हैं। क्या है? नथिंग बट द राइबोजाइम्स मींस क्या होता है? जाइम्स। यहाँ पर देखो जाइम्स लिखा है। जाइम्स मींस क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। तो ये ऐसा ही एक डीएनए जिसको हमने नाम दिया था राइबोजाइम्स, यही क्या कर रहा था? कुछ रिएक्शन को इनिट कर रहा था या कुछ एग्जिबिट कर रहा था। यानी कि बढ़ा भी रहा था, कम भी कर रहा था। कैटलिस्ट का वही होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कम करता है। ये होते हैं ना कैटलिस्ट, हाँ सर। होते हैं ना। हाँ। तो अगर हमारे बायो की अगर बात की जाए तो इसको बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। एंजाइम को क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। वो भी क्या कर देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को एक तो बढ़ा लेते हैं या उसको इनिबिट कर लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो इसको नाम दिया था उन्होंने राइबोजाइम्स। क्या नाम दिया था? राइबोजाइम्स। राइबोजाइम नथी बड़ी क्या होते हैं? खुद को तो रेप्लिकेट कर रहे थे लेकिन अपने साथ साथ और कुछ भी मॉलिक्यूल्स भी बना रहे थे। मॉलिक्यूल्स भी बना रहे थे, इसलिए उसको बायो कैटलिस्ट भी कहा करते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स नथिंग बट इसको ही क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। लिस्ट क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो देखो पहला सेल था। पहला सेल था कैसा सेल था? सिंपल सेल था। कैसा सेल था? सिंपल सेल था। तो उसके अंदर क्या थे? कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जस्ट लाइक आरएनए। वही क्या कर रहा था? पूरे सेल को रेगुलेट कर रहा था। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। सभी को समझ में आ गया मैंने जो बोला? हाँ सर। हाँ। देखो सबसे पहले जो सेल बना था उसके अंदर कौन था? ओनली आरएनए था जो कि रिस्पॉन्सिबल था जो भी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी नथिंग बट क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारा डीएनए हमने देखा था सेंट्रल डोमेन। दिस इज अ कैटालिटिक एक्टिविटी। क्या है वो? कैटालिटिक एक्टिविटी है। डीएनए से डीएनए जिसको हमने रेप्लिकेशन बोला था। डीएनए से हमारा आरएनए बन गया तो उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन बोला था। ट्रांसक्रिप्शन से हमारा क्या बन गया? फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन गया तो उसको हमने ट्रांसलेशन बोला था। ये क्या है? नथिंग बट द कैटालिटिक एक्टिविटीज। क्या है? एक मॉलिक्यूल का फर्दर कन्वर्शन किसमें हो जा रहा है? अदर मॉलिक्यूल्स में हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटालिटिक एक्टिविटी। तो सेम पहले तो क्या बन गए? आरएनए बन गया था। क्योंकि यही एविडेंस था जब आफ्टर मिलर एंड उसने मिलर एंड यूरिन एक्सपेरिमेंट के बाद एक सबूत दिया था। तो उस सेल के अंदर क्या मिला था हमको? आरएनए मिला था। वही आरएनए क्या कर रहा था? सेल को रेप्लिकेट कर रहा था। जो अभी हम इसमें देखते हैं हमारे बॉडी में अगर बात की जाए तो हमारा रेप्लिकेशन डीएनए के थ्रू होता है। लेकिन उस टाइम जो सिंपल सेल था तो कौन कर रहा था? आरएनए रेप्लिकेट, खुद को ही रेप्लिकेट कर रहा था। खुद को ही रेप्लिकेट कर रहा था। तो उसको हमने नाम दिया था राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स क्या दिया था? राइबोजाइम्स। और देखो, और देखो यहाँ से आपको इतना फॉर्म दिख रहा होगा। इतना फॉर्म दिख रहा है। देखो एक तो फॉर्मेशन किसका कर रहा था? रेप्लिकेशन करके खुद को ही कॉपी बना रहा था। लेकिन दूसरा और एक फॉर्मेशन कर रहा था। तो किसका फॉर्मेशन करता था? आरएनए कैटालाइज्ड यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था। देखो सेल कैसे था? सिंपल था। कैसे था? सिंपल था। तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा आरएनए भी सिंपल सिंपल ही है, सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ के प्रोटीन भी आपको दिख रहा होगा सिंपल सिंपल प्रोटीन है। दिख रहा है आपको यहाँ का? हाँ सर। चमक रहा क्या ये वाला साइड? ये दिख रहा? सर दिख रहा थोड़ा सर। थोड़ा चम हाँ देखो इधर इधर निकालता वो स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं।
देखो है ना, ये सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है ना, सिंगल सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर है ना, सिंगल सिंगल। किसका कोई किसके साथ लिंक है क्या यहाँ पर? कोई एक नहीं दूसरे के साथ अटैच है क्या? अटैच है क्या नहीं ये वाले? नहीं है। जैसे ये तो सेल खुद को रेप्लिकेट कर रहा था, यानी कि क्या कर रहा था, आरएनए का रेप्लिकेशन कर रहा था सेल के अंदर, तो वही वो क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या कर रहे थे ये वाले जो इनऑर्गेनिक सोर्स थे, यानी कि आरएनए था, वो हेल्प कर रहा था। तो एक साथ कितने कितने फंक्शंस कर रहा था, वो दोनों भी फंक्शंस कर रहा था। जैसे हमारा कौन करता है, डीएनए करता है। जैसे हमारा कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट तो करता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। जैसे हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन होता है, हमारा एमआरएनए का भी प्रोडक्शन होता है। तो सेम सिचुएशन जस्ट लाइक किसके साथ, किसके जैसा वो कर रहा था, डीएनए की तरह ही कर रहा था। तो किसमें, जब ये सेल सिंपल था यानी कि फर्स्ट सेल था। तो ये वाला फर्स्ट वर्ड आपको समझ में आ गया सभी को अच्छे से? हाँ सर। यस गर्ल्स? हाँ सर। इसमें कुछ नहीं है रे, स्टोरी की तरह ही है, स्टोरी की तरह ही है कि ऐसे ऐसे हुआ था। हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं ना। अब जब जाके हम नीचे आ जाएंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा, क्योंकि ये जो सभी चीजें ना कॉम्प्लेक्स बॉडी की है। सिंपल बॉडी में कुछ नहीं होता। सेल की अगर बात की जाए तो आपको पता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से क्यों 8-9 स्टैंडर्ड से पता लगा रहे कि उस वो इतना एडवांस नहीं होता जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल बहुत एडवांस होता है, मोस्ट एडवांस। तो सेम सिचुएशन है। पहले इसमें कुछ बेसिक बेसिक कंपोनेंट था, जो भी चीजें हो रही थी, उतल फुतल हो रही थी उस सेल के अंदर, वो कौन कर रहा था, इतना ध्यान में रखना, आरएनए कर रहा था। अब क्लियर? हाँ सर। अब क्लियर? यस या नो? हाँ सर। अब देखो, यहां तक हमने सिंपल सेल के बारे में बात किया, यहाँ पर हमने सिंपल सेल के बारे में बात किया। अब देखो, जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, कॉम्प्लेक्स यानी कि हमारे स्ट्रक्चर्स, पता है हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने देखा होगा, फर्स्ट तो जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो आरएनए के बाद क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो प्रोटीन देखा था सिंपल, इसमें कैसा था, अलग अलग से सब सिंगल सिंगल दिख रहे थे, हाँ सर। सिंगल सिंगल दिख रहे थे ना। वही देखो यहाँ पर जो हमारी एडवांस बॉडी होती है, इस एडवांस बॉडी के अंदर आपको एक कैसे दिख रहा है, देखो पूरे क्लस्टर्ड फॉर्म में दिख रहा ना। दिख रहा ना आपको पूरा क्लस्टर्ड फॉर्म में, हाँ सर। है ना। ग्रुप ग्रुप के फॉर्म में आ गए, ग्रुप के फॉर्म में आ गए। क्यों ग्रुप के फॉर्म में आ गए? क्योंकि ये बॉडी अब कैसे बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन गई है। क्या बन गई है? कॉम्प्लेक्स बन गई है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आरएनए कोड्स बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। जो ये आरएनए था, बल बना किसके लिए, क्योंकि पहले तो सिंगल था, अब वो कैसे बन गया, डबल बन गया। कैसे बन गया, डबल बन गया। और वही वो क्या बन गया, क्योंकि आरएनए कोड्स, उसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन बनाने के लिए क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है। कौन कैरी करते हैं, तो आरएनए कैरी करते हैं। हमने देखा है ना, उसको हमने कोड एंड कोडान बोला था, बोला था। हाँ। तो सेम। तो देखो अभी क्या बन गया, आरएनए ने कन्वर्शन किसमें कर लिया, डीएनए में। आरएनए का कन्वर्शन डीएनए, एंड उसमें और एक कन्वर्शन कर दिया, जिसका क्या बन गया हमको, प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे बना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिला। कैसा प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिला। तो देखो यहाँ पर डीएनए बिकम्स मास्टर टेम्पलेट। फिर ये जो हमारा आरएनए था, आरएनए ने क्या करना चालू कर दिया, डीएनए को एक कर दिया। तो अभी जो हमारे बॉडी में जो मास्टर टेम्पलेट कहा जाता है, वो आरएनए को नहीं, इसको कहा जाता है डीएनए। क्योंकि हमारी बॉडी अब कैसे बन गई है, कॉम्प्लेक्स बन गई है। फर्दर इवोल्यूशन के बाद, इवोल्यूशन थोड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या लॉन्ग पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए। इवोल्यूशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, नहीं नहीं, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग पीरियड, ईयर्स लग जाते हैं, बिलियन ट्रिलियन ईयर्स लग जाते हैं। तो देखो अब जो हमारे बॉडी में जो मास्टर टेम्पलेट, यानी कि जो मास्टर की, यानी कि हुकूमत जो बोलते हैं ना, हुकूमत जो क्या बोलते हैं उसको, हुकूमत जगाता है किसी के ऊपर, तो कौन है, हमारा डीएनए। कौन है, डीएनए है। और आपने देखा होगा कि प्रोटीन कैटालाइज सेलुलर एक्टिविटीज, ये जो प्रोटीन यानी कि जब आरएनए का कन्वर्शन, जब हमने सेंट्रल डोग्मा देखा है, तो सेंट्रल डोग्मा से हमको लास्ट वाला जो प्रोसेस पता है, ये आरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है।
तो प्रोटीन बायो कैटलिस्ट एज अ सेलुलर एक्टिविटी, यही जो प्रोटीन होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए हमको हेल्प करता है। अगर मान लो मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, तो ये कौन होते हैं? ये किसके थ्रू होते हैं? प्रोटीन के तो थ्रू होते हैं। अगर हमको जिंदा रहना है तो हमको मेटाबॉलिज्म करना है। क्या करना है? मेटाबॉलिज्म करना है। तो ये क्या होती है? एक सेल की एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटीज होती है। तो ऐसे ही सिंपल से जब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ फ्लो होते हैं, देखो सिंपल में कुछ ऐसी इस तरह का आरएनए का जो सबसे ऐसे माना जाता है कि आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल था सभी चीजों के लिए। लेकिन फर्दर इसके बाद जब भी उसमें क्या हो गया, इवोल्यूशन आते गए, तो हमने देखा कि आरएनए का कन्वर्शन जो हमारा डीएनए अब क्या बन गया है, मास्टर टेम्पलेट बन गया है, जो कि पूरे बॉडी को या पूरे सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। जहां पर हमने देखा था कि सिंपल सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। यहाँ पर हमने सिंपल देखा था, एक दूसरे के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन अभी हमने क्या देखा है, जो सभी मॉलिक्यूल्स थे अब एक दूसरे के साथ क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और उन्होंने फिर क्या बनाना स्टार्ट किया? प्रोटीन चेन। क्या बनाना स्टार्ट किया? प्रोटीन चेन। तो ऐसा हमारा था आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। समझ में आ गया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस? हाँ सर। सभी को अच्छे से समझ में आ गया क्या? बाकी के बच्चों तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। हाँ सर। समझा सर। अच्छे से समझा। हाँ सर। हाँ। तो देखो ऐसा था हमारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इसके नोट्स है मेरे पास, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। डायग्रामेटिकली समझने से अच्छा है, अच्छा समझ में आ जाता है। तो आपको पूरा दोनों भी समझ में आ गया। जब सिंपल सेल था, जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन गई, जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन गई, तो कुछ ऐसा टाइप का सिचुएशन देखने को मिला। ठीक है? कुछ नहीं ठीक है। दिख रहा सर। सर कुछ भी पूरी नहीं दिख ब्लैक रहा ब्लैक सर। दिख रही। लाइट चली गई, तो रुक जाओ थोड़ा। रुक जाओ, मैं ये कर देता थोड़ा सा। अब दिख रहा क्या? दिख रहा ना इतना? दिख रहा ना इतना? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा ना? मैं पिक भेजूंगा। तो आपको इसकी पिक चाहिए है? हाँ सर भेज दो। हाँ सर। ओके, ठीक है। इसकी पिक निकाल देता मैं। ओके। तो ऐसे हमको पता चला कि जो फर्स्ट सेल बन गया था, तो उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही थी, वो कौन कर रहा था? हमारा आरएनए कर रहा था। हमारा नहीं, उस सेल का आरएनए कर रहा था। लेकिन अब हम जब इस एडवांस युग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारे फर्दर इवोल्यूशन हो रहा है हमने, तो अब हमको पता चला है कि जो भी कोई चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, या हेरिडिटी कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी म्यूटेशंस आते हैं हमारे बॉडी में, तो वो कौन काज करता है? फिर डीएनए। आरएनए करता है, करता है। डीएनए। हाँ, तो इसको मास्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। चलो इतना समझ में आ गया, इसको मैं क्लियर कर दूं फिर। हाँ सर। हाँ। तो ये जो वर्ल्ड हाइपोथेसिस था ना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने एविडेंस दिए। जैसे उन्होंने अपने अपने एविडेंस दिए हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सिडनी एल्टमैन। कौन है? सिडनी अल्टमैन एंड थॉमस सीच। थॉमस सीच 1980 में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? देखो मैं यहाँ पर ओनली साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। सिडनी अल्टमैन एंड थॉमस ईच, इन्होंने कहा था कि जो हमारा ये आरएनए है, क्या है? आरएनए है। किसमें? जो सिंपल सेल था, जो फर्स्ट सेल था, यही क्या होता है? आरएनए ही क्या है? एक ऐसा एंजाइम है। एंजाइम
एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी करवा रहा है उस सेल के अंदर। क्या कर रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया था राइबोजाइम। राइबोजाइम जो भी उस सेल के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटीज हो रही थी वो कौन कॉज कर रहा था, तो वो कौन नथिंग बट दी क्या है, आरएनए था, क्योंकि उस टाइम उस सेल के अंदर डीएनए का कोई अस्तित्व ही नहीं था। डीएनए का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने जो नाम दिया था राइबोजाइम नाम दिया था उसको। क्या नाम दिया था, राइबोजाइम दिया था। उन्होंने ये शो किया था कि वो कैसे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, इस तरह से उन्होंने शो किया था, तो उनको इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, प्राइज इन 1989 इनमें 1989 में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो फर्स्ट सेल था या प्रोबायोन्ट्स था उसके अंदर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी कौन कर रहा था, कॉज कर रहा था, तो आरएनए कार कर रहा, आरएनए कॉज कर रहा था, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया था राइबोजाइम्स। आरएनए नथिंग बट क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है, सेलुलर एक्टिविटीज कर रहा है सेल के अंदर, तो उसको उन्होंने। सर आप अटक गए। सर आप अटक गए। उनका नाम था कार्ल ओज। सर उधर का दिख नहीं रहा। ये वाला हाँ सर बोलो। ओके, हाँ सर। कार्ल एंड फ्रांसिस क्रिक। देखो, कार्ल ओज एंड फ्रांसिस क्रिक, क्या लिखा मैंने किया, क्रिक, इन 1960 में उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, द हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द अर्ली लाइफ मस्ट हैव टू सीन बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव इन द न्यूक्लिक एसिड मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन आरएनए। उन्होंने क्या बोला था, जो हमारा ये आरएनए ही है, सेम सिचुएशन वैसे उन्होंने किसने बोला था, उन्होंने इस टर्म का इन्वेंशन कर दिया था राइबोजाइम का। तो उन्होंने बोला, और किसने, कार्ल ओज एंड फ्रांसिस क्रिक ने इन्होंने क्या बोला कि जो सेल है जैसे हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह होती है वो कौन करते हैं, अगर जीना है सेल को तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करना पड़ेगा। तो ये कौन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड करते हैं। कौन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे नथिंग बट क्या होते हैं, बोलो, डीएनए और आरएनए। कौन होते हैं, डीएनए एंड आरएनए है। लेकिन उस टाइम क्या नहीं था, डीएनए प्रेजेंट नहीं था, तो यही न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए क्या कर रहा था, कोई भी रिएक्शंस या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सेल के अंदर क्या कर रहा था, कॉज कर रहा था। जैसे और एक एसिटिल कोए नाम का एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, क्या है, एसिटिल को एंजाइम है, एसिटिल को एंजाइम ए, ऐसा कुछ एंजाइम्स या मॉलिक्यूल्स है। तो उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। तो अब मुझे बताइए न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, डीएनए यानी आरएनए के ऊपर होते हैं ना अरे, डीएनए में, हाँ होते हैं ना, डीएनए यानी आरएनए में, जिससे हमारा न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा डीएनए आरएनए बनता है ना, जिसको हम नाइट्रोजन बेस भी बोल सकते हैं। हाँ, तो एसिडिल को ये भी क्या अपने साथ क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, कैरी करता है। तो इन्होंने ऐसे ही बोला था, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो सभी में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। हाँ, और उन्होंने बोला था कि राइबोसोम नथिंग बट भी क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो हमारे डीएनए एंड आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो अब मुझे बताओ ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है,
रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? जब mRNA से प्रोटीन बनता यस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलता है। तो देखो हमको सभी पता है डीएनए से डीएनए बनता है जिसको रेप्लिकेशन बोल रहे हैं, एमआरएनए से हम क्या, डीएनए से हमको क्या मिलेगा? आरएनए, जिसको हमने ट्रांसलेशन बोला है। वो नहीं, नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड ही है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, जिससे क्या बन गया? हमारा प्रोटीन भी बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये सभी जो एक्टिविटीज होती है, ये सभी एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड ही तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंजाइम था सिंपल सेल के अंदर, जिन्होंने उसको नाम दिया राइबोसोम। यही क्या था? रिस्पॉन्सिबल था जो भी सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए, तो उन्होंने राइबोसोम नाम दिया। उसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, जो कौन थे? हमारे सिडनी आल्टमैन एंड थॉमस थे, ईस्ट थे। उसके बाद कैल ओज फ्रांसिस की क्रिक ने वही उसी टर्म को क्या किया? सिद्ध किया कि हाँ, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है, तो कौन नथिंग बट कौन करते हैं? न्यूक्लिक एसिड करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए। उस टाइम डीएनए प्रेजेंट नहीं था, तो उन्होंने सीधा से डायरेक्ट किसको बोल दिया? आरएनए को बोल दिया। हाँ, एक एसिटिल कोएज नाम का एंजाइम है, जिसमें भी क्या होता है? वो अपने साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, तो वो भी क्या कर लेता है? कोई भी फर्दर अगर एक्टिविटीज करना है तो वो भी उसमें क्या हो जाता है? पार्टिसिपेट कर लेता है। उसमें भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। जैसे राइबोसोम, राइबोसोम नथिंग बट हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं शुगर्स होते हैं। जैसे डीएनए में कौन से होते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और आरएनए में ऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो ऐसे, तो वही क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होती है अगर किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन नथिंग बट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो सबसे लिए जो ये सभी जो फंडा था, वो किसके लिए था? आरएनए के लिए था। आरएनए के लिए था, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेल बन गया था वो कैसे था? सिंपल सेल। अब क्लियर इतना? हाँ सर। क्लियर क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ चलो सर। फिर मैं कर दूं। हाँ नेक्स्ट टॉपिक, एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर अभी अभी हम इतने एडवांस युग में अगर चल रहे हैं, हमारी बॉडी इतनी भी कॉम्प्लेक्स बन गई है, तो अगर आपको बोलेगा कि आपका बॉडी का सबसे स्टेबल स्टेबल अगर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? डीएनए। डीएनए। कौन है? डीएनए है। तो देखो, आपने देखा होगा, हमने शुगर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा। एक होता है हमारा डीएनए, जिसमें क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और एक होता है हमारा आरएनए, जिसके अंदर क्या होता है? राइबोस शुगर होता है। तो देखो यहाँ पर से हमने फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ चालू किया था, 1 2 तो देखो यहाँ पर जो सेकंड कार्बन होता है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसीलिए आपको समझेगा कि क्यों स्टेबल माना जाता है। तो देखो, जब ऑक्सीराइबोस की अगर बात की जाए, ऑक्सीराइबोस यानी कि आरएनए की अगर बात की जाए, इसकी आरएनए की अगर ये डीएनए है, तो इसमें आपने देखा होगा अगर आरएनए है, तो इस यहाँ पर जो ग्रुप होता है ओएच ग्रुप होता है। क्या होता है? ओएच ग्रुप होता है। वही अगर डीएनए की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ए ओ रिमूव होकर सिर्फ एच रह जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। क्यों इसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं? अगर यहाँ पर ओएच प्रेजेंट हो जाता है, तो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? फटाक से रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा? फटक से रिएक्शन कर देगा। वही यहाँ पर अगर ओ एब्सेंट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? किसी भी ऑर्गन या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ क्या नहीं करेगा? रिएक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज नहीं आते हैं। तो कौन कॉज करने का काम करता है? तो डीएनए कॉज करता है। अगर हमारे बॉडी में ओनली आरएनए होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एविडेंस आते होंगे, क्योंकि हमने देखा है इवोल्यूशन जब से पहले की अगर बात की जाए, तो पहले के जो इंसान होते हैं उसके ऊपर कैसे बाल होते हैं ना? देखा होगा आपने, गोरिल्ला टाइप जो देख रहे थे, होते हैं ना? देखे थे कि नहीं? हाँ सर। हाँ बहुत ऐसे सर। बाल घने घने, जो कि पूरे मंकी की तरह दिख रहे थे। लेकिन अभी हमारे वो मंकी की तरह दिख रहे थे क्या? हमको पूछ भी है क्या? है क्या पूछ?
नहीं है ना, नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हमारा डीएनए। कौन है? डीएनए है। जो डीएनए क्या करता है? हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस को क्या कर लेता है? रेगुलेट कर लेता है। तो अगर स्टेबल मॉलिक्यूल्स अगर आपके बॉडी का अगर माना जाए ना, तो कौन होता है? हमारा डीएनए होता है। समझ में आया इतना? हाँ सर। तो देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। अब हम किसकी तरफ चल रहे पता है आपको? हमारे जो अभी सिंपल सिंपल सेल बन गया था, सिंपल सिंपल सेल बन गया था, उसको हमको क्या करना है अभी? मल्टीपल, यानी कि जैसे हम हैं, कोई ऐसे एनिमल्स है जो लैंड पर आएंगे, अभी उसकी तरफ हम चल रहे हैं। देखो आपका कौन सा टॉपिक है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। तो देखो, इवोल्यूशंस, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इवोल्यूशंस। तो ये इवोल्यूशन टू लैटिन वर्ड से बना है। कितने? 2 लैटिन वर्ड से बना। कौन सा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये जो है ना 2 वर्ड से बना हुआ है। देखो फर्स्ट यहाँ पे आपको ई दिख रहा होगा, एक वर्ड है, और वैल्यूएशंस है। तो देखो ई एक वर्ड है, और दूसरा वर्ड बना है वोल्वर्स। वैल्यूएशन जो वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है लैटिन वर्ड में ओलर्स। तो देखो ई मीन्स क्या होता है? फॉर्म। क्या होता है? फॉर्म। एंड ओलर्स मीन्स होता है टू रोल। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं दोनों वर्ड्स। पहले तो ये बता, ये समझ में आ गया क्या? जो हमारा इवोल्यूशन था वो 2 वर्ड से बना हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड्स है, जिसका मीनिंग ई मीन्स होता है फॉर्म। एंड जो वैल्यूएशन है, जो किससे लिया गया है? ओलर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू रोल। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ तो देखो इस वर्ड को समझने की कोशिश कर। देखो हम अगर क्या है, धरती पर अभी क्या है आए हैं, धरती पर अभी आए हैं, तो हम में भी क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स है। जैसे प्लांट लाइक बिहेव कर रहे तो प्लांट वाले है, एनिमल लाइक बिहेव कर रहे तो एनिमल लाइक है। ऐसे बैक्टीरिया है जो कुछ माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, ऐसे भी है। कुछ मल्टीसेलुलर, कुछ ऐसे। तो उसमें भी क्या है? कुछ रोल्स है। अगर आदमी का अगर इवोल्यूशन हुआ है, या कोई भी लिविंग थिंग का अगर इवोल्यूशन हुआ है, तो उस पे भी बहुत सारे रोल्स है। रोल्स मीन्स क्या बोल सकते हैं? एक दिन में नहीं हुआ। जो इवोल्यूशन हुआ एक दिन में नहीं हुआ, उसको क्या लगे? बहुत सारा जर्नी लगा, जिसमें जनरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हमको? 2 रोल्स मीन्स क्या होता है? जनरेशन। आप अभी एडवांस युग की तरफ है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमारा जो नेटवर्क होता है, पहले जी था, जी से G1 बन गया, G2 बन गया। ये क्या है? जी का मीनिंग क्या होता है? जनरेशन होता है। क्या होता है? यानी कि G3 बन गया, G4 बन गया, अब G5 भी चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो देखो जब हम पैदा हुए थे, तो एक तो ऐसे इसको हमने क्या बोला था? जब अगर नेटवर्क की अगर बात की जाए, तो पहले तो जी आया था नेटवर्क में। उसके बाद फटाक से वो डायरेक्ट G5 बन गया। डायरेक्ट फटाक से G5 बन गया क्या? नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि उसको क्या आपको करना पड़ा? स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना पड़ा? आगे बढ़